तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो कि पहला चैप्टर है पहले मॉड्यूल का, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम जानेंगे वेरियस फैक्टर्स की कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सामने जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। साथ में हम देखेंगे उनका नॉमेनक्लेचर और साथ में देखेंगे टेक्सोनॉमी क्या होती है। इस चैप्टर में से टेक्सोनॉमिकल एड्स को ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, तो वो हमको नहीं पढ़ने, तो हमारा काम इसमें और भी आसान हो जाता है। पॉइंट टू पॉइंट में इसमें एससीईआरटी की चीजें लिखूंगा, वो जो पैराग्राफ में लिखा है उसको मैं पॉइंट्स में लिख दूंगा। आप अपने नोट्स इसी को देखकर बना सकते हैं, आपको फिर एग्जाम टाइम पर उससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो ऐसा मैं ट्राई कर सकता हूं कि आपको उससे ज्यादा ना पढ़ना पड़े, बट एनसीईआरटी तो एक बार तो रीड आउट करनी ही पड़ती है। उसमें हाईलाइट कर सकते हो, अलग से पेज पे लिखो, या उसी के साइड में जो एनसीईआरटी में जो जगह बचती है उस पे लिख दो ये पॉइंट्स, तो काम सेम है। तो सबसे पहला जो पेज है उसमें ही बताया हुआ है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। तो बात करते हैं पहले नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स में दो चीजें दे रखी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात क्या करें। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। तो ये म्यूचुअली इंक्लूसिव किस में है, म्यूचुअली इंक्लूसिव म्यूचुअली इंक्लूसिव म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट ये किस में बताए हुए हैं, इन यूनिसेल्यूलर्स। इन यूनिसेल्यूलर्स। अच्छा, अब एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, इंक्लूसिव मतलब ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, यूनिसेल्यूलर्स में एग्जांपल क्या आएगा, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है कि बड होती है, डॉटर सेल उससे अलग हो जाती है, तो क्या वो रिप्रोड्यूस हुआ, हाँ। और क्या उसकी ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ भी हुई, वो बढ़ भी तो गए, 1 से 2 हो गए, है ना। बट क्या ग्रोथ जो होता है वो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जैसा होता है, नहीं। ग्रोथ मतलब जैसे अगर उसकी हाइट बढ़ती है तो उसका हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, तो वो क्या है, वो उसकी ग्रोथ होती है। और उसमें रिप्रोडक्शन क्या है, उसका अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना, उसका रिप्रोडक्शन है। तो ये दोनों इवेंट्स ऐसे। अब ये क्यों नॉन डिफाइनिंग है उसकी बातें हम आगे जानेंगे। और डिफाइनिंग फीचर्स इसमें हमें दो दिए हुए हैं, डिफाइनिंग फीचर्स भी दो हैं, जिसमें से पहला है मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म और दूसरा है कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। ये दोनों भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इधर बताएंगे ग्रोथ और उधर बताएंगे रिप्रोडक्शन। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट्स यहां पर लिखना चालू करते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन मास। एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीज इन मास एंड इन नंबर। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये क्या है, दे आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। अच्छा, अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्लांट्स में क्या होती है, ग्रोथ। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अच्छा, और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है, जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है अप टू अ सर्टेन एज, अप टू अ सर्टेन एज, जो कि दी हुई है 21 साल, अप टू अ सर्टेन एज। अच्छा, अब क्यों ग्रोथ मैंने बताया कि ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर बनता है। तो लेट सपोज आप गए राजस्थान घूमने,
राजस्थान में आपने देखा एक रेत का टीला, ये देखा आपने एक रेत का टीला वहां बना हुआ है ना। आप खड़े हो इधर, ये हमारा स्टिकमैन है ना, आप इधर खड़े हो। अच्छा, अब आप इधर खड़े हो और आपने रेत का टीला देखा आज, तो आपने देखा अच्छा इसकी हाइट। अब रात को इधर बहुत ज्यादा सैंडस्टॉर्म आया है ना, इधर क्या हुआ, बहुत ज्यादा सैंडस्टॉर्म आया। अब सैंडस्टॉर्म में अपने साथ साथ क्या लेकर आता है, वो लेकर आता है डस्ट। अब वो डस्ट अगले दिन आपने आके क्या देखा कि वो जो डस्ट थी वो इस पे एक्यूमुलेट होगी, और वो एक्यूमुलेट होकर इसकी हाइट कुछ ऐसे बढ़ गई। मतलब इसमें इतना पोर्शन डस्ट ने कवर कर दिया। अब ये पूरा जो है डस्ट का बन गया। तो जिसकी हाइट पहले यहां तक थी, अब उसकी हाइट बढ़ के यहां तक हो गई। तो क्या ये इसकी ग्रोथ नहीं हुई, ये ग्रो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, ये तो ग्रो हो गया, बढ़ना चालू कर गया। अच्छा, तो अब ये था क्या, इसको हम लिख के देखते हैं। इसे हम बोलते हैं सॉइल बाइंडर। इसे क्या कहते हैं, सॉइल बाइंडर। तो इन सॉइल बाइंडर, इन सॉइल बाइंडर देयर इज क्या होती है, accumulation of dust particles, of dust particles, hence it grows in a certain period of time, in a certain period of time, certain period of time, hence इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है। अब क्या ये कोई लिविंग चीज है, हम इसको जिंदा थोड़ी बोल सकते हैं। Therefore नॉन डिफाइनिंग, ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हम ग्रोथ से नहीं बता सकते कि वो जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन, पहले तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अलग अलग चीजें वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, तो वो आप जो है पढ़ लेना, उससे आपको याद हो जाएगा। बाकी उससे इतना नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो पॉइंट है वो मैं इधर बताऊंगा कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अच्छा, और कौन कौन से हैं, वर्कर हनीबी। वर्कर हनीबी मतलब दो तरह की हनीबीज होती है, क्वीन हनीबी और वर्कर हनीबी, जिसमें से क्वीन हनीबी जो होती है वो ही रिप्रोडक्शन कर सकती है। वर्कर हनीबी सिर्फ शहद निकालने का काम करती है। और हमारे पास कुछ वो ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे म्यूल्स है ना, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्या हम इन्हें मरा हुआ बोल देंगे, नहीं, है तो जिंदा ही, अपना कुछ तो काम कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पा रहे। देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक इसे हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मतलब सेल्यूलर रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी, सेल्यूलर रिएक्शन, सेल्यूलर रिएक्शन इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। अच्छा, इनसाइड बॉडी। अब ये जो है हम लैबोरेटरीज में भी कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी डन, कैन ऑल्सो बी डन इन लैबोरेटरीज, लैबोरेटरीज। अच्छा, अभी लैबोरेटरीज में भी कर सकते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो मतलब सेम तरह का इन्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी में जैसा होता है, वो इन्वायरमेंट वो साइंटिस्ट खुद बनाते हैं लैबोरेटरीज में ताकि इसको कर पाए। अच्छा, इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ये सेल्यूलर रिएक्शन मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में होती हैं, वो क्या कोई नॉन लिविंग थिंग कर पाएगी? क्या वो सॉइल बाइंडर उसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब क्या ये रिप्रोडक्शन वाले जो म्यूल्स बताए थे, म्यूल्स और ये सॉइल बाइंडर तो नहीं कर पाएगा रिएक्शन, बट ये कर पाएंगे, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ये मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर बन जाता है? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे बट मेटाबॉलिज्म तो कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग, जहां रिप्रोडक्शन वाले क्राइटेरिया से उनको जो है मरा हुआ बोल दिया था, बट मेटाबॉलिज्म वाले क्राइटेरिया ने उनको जीवित बता दिया। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब चौथी और लास्ट चीज क्या है हमारी इसमें? कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस मतलब रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिम्युलस, रिएक्शन, रिएक्शन टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टिम्युलस। अच्छा, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ओनली, ओनली ह्यूमंस, ह्यूमंस हैव, ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब खुद के बारे में जो सोचता है वो सिर्फ इंसान है और कोई दूसरा जानवर नहीं है, और कोई दूसरा जानवर नहीं है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस करता हो। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, मेरे पास ये एक बैग है। अब अगर इस बैग को हम जो है फेंक दे तो क्या ये कुछ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या ये जो है अगर मैं इसको ऐसे मारे तो क्या अब ये उठ के वापस मारेगा? नहीं। क्या कोई रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ एक्शन आएगा, रिएक्शन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग नहीं है। वहीं अगर कोई लिविंग हो, या तो अगर उसे मारेंगे तो या तो गिरेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, या फिर उठ के वापस मारेगा। तो वो क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो क्या वो ही जीवित है? हाँ। तो इसलिए क्या बन जाता है? ये बन जाता है डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, अब जो मैंने पीछे एग्जांपल दिए सॉइल बाइंडर्स और इनफर्टाइल कपल्स वगैरह के, उनसे रिलेटेड भी देख लेते हैं इसका काम क्या है। अच्छा, अब अगर इस पे हम पत्थर दे के मारे तो क्या ये आएगा कुछ वापस से वो मारने? हमें नहीं आएगा। बट अगर इनमें से हम किसी को जरा सा भी मारेंगे, इनको तो मारना बेकार है, इनको मारेंगे तो ये मारेंगे, है ना, म्यूल्स लात मार देंगे, है ना, तो क्या ये रिएक्शन देंगे? देंगे स्टिमुलस पे। ये कोई रिएक्शन नहीं देंगे हमारे स्टिमुलस पे। तो ये इसलिए हमारा एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। अब आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। उससे पहले आप एक बार लास्ट वाला पेज और अच्छे से देख लीजिए और आगे हम शुरू करते हैं अपना बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी अब शुरू करते हैं। हो गया बहुत देर, बाकी बाद में कर लें। हाँ चल, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब ऑल, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, नियरली 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। स्पीशीज have been discovered, have been discovered, been discovered। अभी तक इतनी स्पीशीज हम जो है ढूंढ चुके हैं। अब वो स्पीशीज या तो एनिमल्स होंगी या प्लांट्स होंगी, तो अब उनका नाम कौन रखेगा? तो एक होती है हमारे पास कमिटी ICBN, ये नाम रखती है प्लांट्स का। मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल, बोटैनिकल मतलब प्लांट्स, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट्स का नामकरण कौन करेगी? ICBN। और ऐसे ही हमारे पास एक और कमेटी है ICZN। ICZN क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड, कोड फॉर zoological, zoological
नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो ये जो है हमारे पास हमारा दूसरी कमिटी जो कि जानवरों का नाम रखेगी। ये क्या करेगी? ये जानवरों का नाम रखेगी। और ये क्या करेगी? ये प्लांट्स का नाम रखेगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी वाले पैराग्राफ में जो हमको गिवन है। अब आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बाय लिनियस, बाय लिनियस। साइंटिस्ट थे कैरलस लिनियस, उन्होंने दिया था। और ये यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर है जो सारे साइंटिस्ट अपनाते हैं किसी भी नई स्पीशीज का नाम रखने के लिए। तो इन्होंने क्या बताया था कि इसका किसी भी स्पीशीज का नाम अगर लिखना है तो उसमें हमको उसकी दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, और साथ साथ उसका जीनस क्या है। तो स्टार्ट कैसे होता है नॉमेनक्लेचर? इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो तीन पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को कवर करना चालू करते हैं। पहला, चार्ट्स विद जीनस नेम एंड फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज देन स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज क्या है? पहले जीन क्या है, स्पीशीज क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट नेम एंड फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, इज स्मॉल। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने एक और चीज बताया। आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद क्या करेंगे? साइंटिस्ट नेम विल बी डन रिटन, साइंटिस्ट नेम विल बी रिटन। तो साइंटिस्ट का नाम रखेंगे सबसे एंड में, पहले जीनस नेम, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, और फिर साइंटिस्ट का नाम। पहले क्या है? जीनस, फिर क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, और एट द एंड वी गॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये तीन पॉइंट इसके हैं। एक और इसमें पॉइंट आता है जो कि है ये जो होता है नामकरण, है ना, ये कैसे लिखते हैं? रिटर्न इन इटैलिक्स। अब आप सोचोगे सर जिन बच्चों को इटैलिक्स नहीं आती है, जिनकी राइटिंग बहुत खराब है, वो कैसे लिखेंगे? तो उनको जो है इटैलिक्स में ये जो है साइंटिस्ट लोग लिखते थे। आप जो है अगर नॉर्मल अपनी राइटिंग में भी लिखोगे नाम तो टीचर नंबर देगी। अब लिखते कैसे हैं? एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल मैंगो का, जिसका जीनस नेम होता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा। अच्छा, अब ये मैंगीफेरा, और फिर क्या आता है? इंडिका इसका ये स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका, और फिर आता है इसका साइंटिस्ट नाम जो कि है लिन। अच्छा, एनसीईआरटी में कौन लाइन दिया है कि ये सारे इंडिविजुअली अंडरलाइंड भी होंगे। तो कैरोलस लिनियस ने मैंगो का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद नाम दिया था साइंटिफिक, जो कि था मैंगीफेरा इंडिका। ये आपको याद रखना है। बाकी आपके पास पूरी एक टेबल है, वो आपको याद करनी पड़ेगी किसका क्या नाम है। अब बचता है इसका लास्ट टॉपिक जो कि है टेक्सोनमी और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टेक्सोनमी क्या होती है ये भी आपको बताते हैं। एक बार इतना आप जो है पीछे वाला नॉमेनक्लेचर एक बार देख लीजिए, इसके सारे पॉइंट्स स्क्रीनशॉट लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब टेक्सोनमी, तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक कैरेक्टराइजेशन हुआ है ना, उसका एक कैरेक्टराइजेशन हुआ है। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन, ऑन
characterization. Based on characterization, all organism belongs to different taxa, belong to different taxa, to different taxa. अच्छा, अब टैक्सा मतलब टैक्सोनमी मतलब टैक्सा जो है उनका अलग होगा, तो अब उनका टैक्सा होगा तो अब उसका कुछ क्राइटेरिया होगा। अब उसका क्राइटेरिया देखते हैं कैसे क्राइटेरिया में उस टैक्सोनमी में रखते हैं। तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स जानेंगे कि उसके कैरेक्टर्स किससे मैच कर रहे हैं, है ना। कैरेक्टर्स के बाद देखेंगे वो आइडेंटिफिकेशन कि क्या ये उस, अब जैसे अगर मैं जानूं कैरेक्टर्स, किसी इंसान के कैरेक्टर्स जानते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन, और फिर क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अब इनको जो है बताना चालू करते हैं, शुरू से चलते हैं, या एक और उसके बाद में लिखेंगे। हाँ, तो कैरेक्टर्स मतलब अगर कोई एक स्पीशीज मिली, वो पहले देखेंगे कि वो स्पीशीज कौन से स्पीशीज से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ उसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, और फिर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन कि ये उन बाकी स्पीशीज जैसा ही है दिखने में या काम करने में, या उनसे थोड़ा अलग है। अगर फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे और फिर उसे जो है क्लासिफाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। तो ये जो है क्राइटेरियाज हैं, ये ऐसे ही ऑर्डर में काम होता है किसी भी नई स्पीशीज का। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, अब अगर एक वर्ड दिया हुआ है सिस्टेमैटिक्स, एनसीईआरटी में क्या वर्ड दिया हुआ है, सिस्टेमैटिक्स। अब ये सिस्टेमैटिक्स क्या होता है, सिस्टेमैटिक्स मतलब जब वो उसका टेक्सोनोमी देखें, मतलब वो कौन से टेक्सा से बिलोंग करता है, प्लस उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब वो हिस्ट्री में कैसा दिखता था, या वो कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इवॉल्व करता हुआ आया है, ये दोनों ही सिस्टेमैटिक्स में देखे जाते हैं। अब हमारे पास एक हायरार्की है टेक्सोनमी की जो हमको जाननी है। अब वो कैसे है वो आप बताते हैं। किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अच्छा, ई लेना, स्पीशीज, स्पीशीज ही है और क्या, हाँ स्पीशीज से लिख देते हैं। हाँ, स्पीशीज। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर है, हायरार्कियल ऑर्डर, मतलब ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। अच्छा, अब ये हायरार्की। किंगडम जैसे मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई था। फाइलम, यस, कौन से फाइलम से जुड़े हुए हैं। क्लास क्या है उनकी, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है। अब स्पीशीज जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन स्पीशीज है ना, तो ह्यूमन के सेपियंस, उनकी स्पीशीज क्या है, सेपियंस। तो सारे ह्यूमंस ऑलमोस्ट एक ही तरह के दिखते हैं, मतलब कैरेक्टर्स उनके एक ही तरह के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब उनका किंगडम क्या है, एनिमेलिया। हमारा और टाइगर का किंगडम एक ही है, एनिमेलिया। तो क्या मेरे और टाइगर में सेम आइडेंटिफिकेशन है, हम दोनों के कैरेक्टर सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो वहां किसी को मार के खा रहा होगा। तो किंगडम एनिमेलिया में तो ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, बट स्पीशीज में, होमोसेपियंस में ज्यादा जो है सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। सिमिलैरिटी मतलब इंक्रीज होती है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। अब इसको आपको न्यूमोनिकली जो है याद करना पड़ेगा, या अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हैं ऐसे ठीक है, वरना न्यूमोनिक बना दीजिए। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस। क्या, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन
फ्लैट ग्रीन सरफेस, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। इससे आपको आसानी भी होएगी और ये आप याद भी कर लोगे। सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है, डाउनवर्ड जाते हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब स्पीशीज जो हैं एक दूसरे के बहुत क्लोजली रिलेटेड होगी देन द किंगडम। मतलब अगर दो हैं जिनका स्पीशीज सेम है तो वो एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर हैं, जबकि जो लोग जिनका किंगडम सेम है वो उनसे थोड़ा कम सिमिलर दिखेंगे। यही जो है एनसीईआरटी में एक पूरे पेज में आपको लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस।